तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद लोग सालों तक चुप रह जाते हैं। और जब बोलते भी हैं तो आवाज कांपती है। आज हम बात कर रहे हैं उदय प्रकाश की कहानी मोहनदास के बारे में। हाँ, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे समय का आप कह सकते हैं एक दस्तावेज है। हाँ, और यही बात इसे इतना बेचैन करने वाली बनाती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे खतरनाक, सच्ची और भयानक कहानी कहते हैं। एक ऐसा आईना जिसमें शायद हम सब अपना चेहरा देखकर डर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक जीते जागते इंसान की पहचान आखिर होती क्या है। क्या वो हम खुद होते हैं या वो जो हमारे बारे में कागजों पर लिखा होता है? बहुत जरूरी सवाल है ये, और इस सवाल को समझने के लिए देखिए, पहले कहानी के माहौल को समझना जरूरी है। ठीक है। जगह है मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा पिपरिया, और समय है आजादी के लगभग 60 साल बाद का भारत। मतलब ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये हमारे आज की कहानी है। बिल्कुल, हमारे आज के भारत की। तो हमारी जो ये पूरी पड़ताल है ना, वो इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी कि भाई, एक व्यक्ति का वजूद, उसका होना ज्यादा बड़ा है या वो सरकारी खप्पा जो उस पे लगा है? बिल्कुल, यही सवाल है। तो कहानी का दिल है इसका मुख्य किरदार मोहनदास। अच्छा, हमारे स्रोत उसकी एक बहुत साफ तस्वीर खींचते हैं। कौन है ये मोहनदास? 38 साल का एक आदमी, दलित समुदाय से, पिपरिया रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता है। कुली नंबर 112। अच्छा। उसकी दुनिया बहुत छोटी और कह सकते हैं सीधी साधी है। लाल कुर्ता, पीली पगड़ी, पीठ पर टंगा हुआ वो बोर्ड। एक कच्चा सा घर है, पत्नी विमला, 2 बच्चे, और बस एक ही सपना है, अपने बड़े बेटे अवधेश को कॉलेज में पढ़ाना। मतलब एक आम हिंदुस्तानी। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात पर गौर करना होगा। क्या? उसका दलित होना और कुली होना, ये सिर्फ उसकी पहचान के हिस्से नहीं है। ये कहानी में उसकी सामाजिक स्थिति को, उसकी कमजोरी को शुरू से ही तय कर देते हैं। मतलब वो सिस्टम के नजरों में पहले से हाशिए पर है। एक ऐसा चेहरा जिसे अनदेखा कर देना, जिसकी आवाज न सुनना बहुत आसान है। उसकी पहचान मजबूत नहीं, नाजुक है। और इसी नाजुक पहचान पर एक दिन ऐसा तूफान आता है जो सब कुछ उड़ा ले जाता है। क्या होता है? मोहनदास स्टेशन पर काम कर रहा होता है, तभी एक सवारी इसे रोकती है और बड़े अदब से कहती है, आप ही तो नए एसडीएम साहब है ना? मैंने आज सुबह अखबार में आपकी तस्वीर देखी। अरे! मोहनदास पहले तो इसे मजाक समझता है, हंसकर टाल लेता है कि अरे नहीं, मैं तो कुली हूं। लेकिन वो आदमी जोर देकर कहता है तो मोहनदास के मन में एक शक का कीड़ा वो घुस जाता है। ये कहानी का वो पहला पल है जहां यथार्थ और भ्रम की जो लकीर है वो धुंधलाने लगती है। बिल्कुल। एक अजनबी की बात उसकी अपनी सच्चाई पर भारी पड़ने लगती है। वो घर आकर अखबार देखता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सचमुच? बिल्कुल। पहले पन्ने पर सचमुच उसकी ही तस्वीर छपी है। उसी की? वही चेहरा, वही मूछें, वही आंखें। लेकिन तस्वीर के नीचे जो लिखा है वो उसकी पूरी दुनिया को उलट देता है। लिखा था, नवागत एसडीएम श्री मोहनदास की नियुक्ति। ओह! कहानी में एक लाइन है जो इस लम्हे के असर को बताती है। बस मोहनदास की दुनिया उलट गई। एक झटके में उसकी अपनी सच्चाई एक अखबार की तस्वीर के सामने छूटी पड़ गई। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि उदय प्रकाश ने ये क्यों किया। कैसे एक अखबार की छपी हुई तस्वीर एक जीते जागते सांस लेते इंसान की हकीकत पर सवाल खड़ा कर सकती है। सही बात है। ये दिखाता है कि हमारे समाज में दस्तावेजी सबूत, मतलब ऑन पेपर रियलिटी, असलियत से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है। यहीं से उस खेल की शुरुआत होती है जहां मोहनदास अपनी ही पहचान साबित करने की लड़ाई में अकेला पड़ जाता है। और वो लड़ाई शुरू होती है अगले ही दिन। वो कलेक्टेड पहुंचता है ये बताने के लिए कि हुजूर, तस्वीर मेरी है पर मैं एसडीएम नहीं, मैं तो कुली हूं। तो क्या होता है, कोई सुनता है उसकी? कोई यकीन नहीं करता। एक क्लर्क उसे देखकर हंसता है, कहता है पागल हो गया है क्या? वो आईएएस ऑफिसर हैं, तुम खुली हो, शक्लें तो मिलती ही हैं। मतलब उसकी बात सुनी ही नहीं जाती। ये सिस्टम की पहली दीवार है जिससे वो टकराता है, जहां तर्क या सच्चाई की कोई जगह नहीं है, सिर्फ पद और कागज की अहमियत है। तुम कुली हो इसलिए तुम गलत हो, और वो अफसर है इसलिए वो सही है। बात खत्म। लेकिन मोहनदास हार नहीं मानता। वो सीधे एसडीएम ऑफिस पहुंच जाता है और वहां कुर्सी पर बैठे शख्स को देखकर वो सन्न रह जाता है। कौन था वह? चेहरा हूबहू उसी का, बस फर्क लिबास और अंदाज का था। सफेद कुर्ता,
नेहरू जैकेट, तनी हुई मूछें और आंखों में सत्ता का नशा। ये था दूसरा मोहनदास। उदय प्रकाश का ये चुनना कि दोनों किरदारों का चेहरा एक जैसा हो, ये कहानी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। ये सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करने के लिए नहीं है। ये इस बात पे जोर देने के लिए है कि व्यवस्था के लिए, सिस्टम के लिए आपके चेहरे, आपकी इंसानियत की कोई कीमत नहीं है। कीमत है सिर्फ उस कागज की जिस पर आपका नाम और पद लिखा है। सही है। असली मोहनदास और नकली मोहनदास में सिस्टम के लिए कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कागज पर तो नकली वाला ही असली है। और उन दोनों के बीच जो बातचीत होती है वो इस सत्ता के खेल को और साफ कर देती है। असली मोहनदास गिड़गिड़ाता है, कहता है कि ये मेरी पहचान है, और दूसरा मोहनदास वो सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है तुम कुली हो, मैं अफसर, जाओ यहाँ से वरना पुलिस बुलाऊंगा। उफ, ये सिर्फ एक नौकरी छीनने का मामला नहीं लग रहा था, ये कुछ और ज्यादा गहरा था, है ना? ये पहचान की डकैती थी, और ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं है। ये एक व्यक्ति की अपनी जीती जागती सांस लेती पहचान और व्यवस्था द्वारा बनाई गई एक कागजी पहचान के बीच की जंग है। वो दूसरा मोहनदास सिर्फ एक धोखेबाज नहीं है, वो उस पूरे सिस्टम का चेहरा है जो कहता है तुम वो नहीं हो जो तुम हो, तुम वो हो जो हमारे कागजात कहते हैं। और इसके बाद जो होता है उसे स्रोत असली दुस्वप्न कहते हैं। अब सिस्टम उसे एक व्यक्ति के तौर पर मिटाने पर तुल जाता है। ये बहुत डरावना है। कैसे? एक एक करके उसकी पहचान के सारे सबूत उसे छीन लिए जाते हैं। इसे एक तरह से नागरिक मृत्यु कहा जा सकता है। आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, लेकिन सरकार और समाज की नजर में आपका कोई वजूद नहीं है। आप एक जिंदा लाश बन जाते हैं। एक मिनट, लेकिन ये हुआ कैसे? मतलब कोई आपका राशन कार्ड कैसे रद्द कर सकता है? आपका बैंक खाता कैसे बंद कर सकता है? यही तो। क्या किसी ने मोहनदास से आकर पूछा नहीं? ये सिस्टम इतना बेपरवाह और अंधा कैसे हो सकता है? यही तो इस कहानी की सबसे खौफनाक सच्चाई है। सिस्टम को चेहरे से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ डेटा और फाइलों से बात करता है। अच्छा। जब नकली मोहनदास ने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके दस्तावेज बनवा लिए, तो पुरानी फाइलों में असली मोहनदास का नाम एक एरर बन गया, और सिस्टम अपनी गलती मानने के बजाय उस एरर को ही मिटा देता है। हाँ, उसका राशन कार्ड रद्द हुआ, वोटर लिस्ट से नाम गायब, बैंक खाता फ्रीज, यहाँ तक कि उसके बच्चों के स्कूल रिकॉर्ड से बाप का नाम मिटा दिया गया। हे भगवान। उसकी पत्नी विमला का नाम सरकारी कागजों से हटा दिया गया, जैसे उसकी शादी ही कभी नहीं हुई थी। मतलब उससे सिर्फ अकेला नहीं किया गया, उसके पूरे परिवार के वजूद को ही नकार दिया गया। और समाज, आस पड़ोस के लोग, उन्होंने क्या किया? समाज ने वही किया जो वो अक्सर करता है, कमजोर पर ही उंगली उठाई। लोग उसे ताना मारने लगे, तुम चोर हो, नाम चुराने वाले हो। उफ, जिसके पास सत्ता थी, समाज उसी के साथ खड़ा हो गया। और इस दुस्वप्न का अंत तब होता है जब पुलिस खुद मोहनदास को ही नाम की चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। ये तो भयानक विडंबना है। जिसका नाम था उसी पर नाम चुराने का केस बन गया। हाँ, और यहीं ये सवाल उठता है कि हमारी पहचान कितनी नाजुक है। हमारा पूरा वजूद, हमारी नागरिकता, हमारे अधिकार, सब कुछ कागजों के टुकड़ों पर टिका है। बिल्कुल, नौकरशाही के बनाए कुछ कागजों के टुकड़ों पर। अगर वो कागज गायब हो जाएं या कोई उन्हें बदल दे, तो क्या हम भी गायब हो जाएंगे? मोहनदास की कहानी इसी सवाल का जवाब हाँ में देती है। जेल में मोहनदास की हालत और भी बिगड़ जाती है। जेलर भी उसका मजाक उड़ाता है, कहता है अरे वाह, यहाँ भी वही नाम, बाहर तो एसडीएम है, यहाँ कैदी। इस लगातार जिल्लत के बाद तो कोई भी टूट जाएगा। वही हुआ। अपनी पहचान को हर तरफ से नकारे जाने के बाद मोहनदास अंदर से टूटने लगता है। वो एकदम चुप हो जाता है, बोलना बंद, खाना पीना बंद। वो जैसे धीरे धीरे अपने अंदर ही गायब होने लगता है। वो चुप क्यों हो गया? क्या उसने हार मान ली? ये हार से ज्यादा कुछ था। हमारे स्रोतों में जेल के डॉक्टर की एक रिपोर्ट का जिक्र है। वो रिपोर्ट मोहनदास की मानसिक हालत को एक लाइन में पकड़ लेती है। डॉक्टर लिखता है, मरीज का दिमागी संतुलन ठीक नहीं। वो बार बार कहता है कि उसका मोहनदास होना चोरी हो गया है। ये वाक्य ही पूरी कहानी का निचोड़ है। ध्यान दीजिए, वो ये नहीं कह रहा कि मेरा नाम चोरी हो गया है। नहीं, वो कह रहा है मेरा मोहनदास होना चोरी हो गया है। हिज वेरी बीइंग, हिज एग्जिस्टेंस। ये सिर्फ पागलपन नहीं है। ये क्या है फिर? ये एक वजूद का संकट है, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। जब बाहर की दुनिया ने उसकी पहचान को पूरी तरह से मिटा दिया, तो उसका अंदर का मैं भी ढह गया। सिस्टम ने उसे सिर्फ कागजों से नहीं, बल्कि उसके जहन से भी मिटा दिया। और फिर कहानी का आखिरी और शायद सबसे तकलीफदेह सीन आता है।
कई साल गुजर चुके हैं। एक नौजवान रिपोर्टर जेल में मोहनदास से मिलने चाहता है। वो उसे बस एक सीधा सा सवाल पूछता है, आपका नाम क्या है? इस एक सवाल के जवाब में एक पूरी जिंदगी की त्रासदी छुपी हुई। हाँ, मोहनदास बहुत देर तक खाली नजरों से रिपोर्टर को घूरता रहता है। फिर उसकी आवाज आती है, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर, जैसा कहानी में लिखा है, रिपोर्टर कांप जाता है। क्या कहता है वो? मोहनदास कहता है, मेरा नाम मोहनदास था, अब नहीं है। एक पल की खामोशी के बाद वो एक ऐसा सवाल पूछता है जो सुनने वाले की रूह में उतर जाए। वो पूछता है, अब मैं कौन हूं? और ये कहकर वो रोने लगता है। आवाज के साथ? नहीं, बिना आवाज के। बस उसके गालों पर आंसू बहते रहते हैं। रिपोर्टर जब जेल से बाहर आता है तो अपनी डायरी में लिखता है, आज मैंने एक आदमी को मरते देखा जो जिंदा था, बस उसका नाम मर चुका था। उदय प्रकाश की ये कहानी, ये कोई काल्पनिक किस्सा नहीं है, ये एक रूपक है, एक एलेगरी है। ये दिखाती है कि हमारा बनाया हुआ सिस्टम, हमारी नौकरशाही कैसे एक व्यक्ति को अमानवीय बना सकती है, कैसे वो हमें नाम और चेहरे वाले इंसानों से बदलकर सिर्फ एक फाइल नंबर या एक डेटा एंट्री बना सकती है, या फिर कुछ भी नहीं। और ये कहानी सिर्फ मोहनदास की नहीं है, यह हमें अपनी खुद की पहचान की नींव के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सही बात है। क्या हमारी पहचान हमारे काम से है, हमारे रिश्तों से है, हमारे ज़मीर से है, या सिर्फ हमारे आधार कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट से है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका आज के डिजिटल युग में जवाब देना और भी मुश्किल हो गया है, जहां हमारी पहचान डेटा के रूप में हर जगह बिखरी हुई है और उतनी ही असुरक्षित भी। बिल्कुल। और ये चर्चा एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल पर आकर खत्म होती है। एक ऐसा सवाल जो हर सुनने वाले को अपने आप से पूछना चाहिए। क्या? सोचिए, आपका नाम कितने कागजों पर, कितनी वेबसाइटों पर दर्ज है, और अगर वो सब एक दिन गायब हो जाएं, तो आप कौन रह जाएंगे? इस सवाल को बस हवा में गूंजने देते हैं और कहानी की आखिरी पंक्तियों के साथ इस बातचीत को खत्म करते हैं, जो एक गहरा असर छोड़ती हैं। मैं जा रहा हूं, रात हो गई है, और कहीं दूर कोई मोहनदास अभी भी रो रहा है, बिना आवाज के।